जम्मू कश्मीर में कल से अब तक सेना ने मार गिराए 8 आतंकी। हाजिन, शोपियां, कालांतर, सोपोर में 2-2 आतंकी ढेर। मुठभेड़ खत्म। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन JKLF पर बैन। केंद्र सरकार ने आतंक विरोधी कानून के तहत लगाया बैन। यासीन मलिक का संगठन है JKLF। पाकिस्तान के आतंकियों पर NIA ने कराई खुली FIR दर्ज। अजहर मसूद के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, मुदस्सिर खान और 6 अन्य आतंकियों के नाम शामिल। कर्नाटक में 6 महीने के लिए प्रतिबंध हुई ओला। परिवहन नियमों की अनदेखी करने का लगा आरोप। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5,970 से अधिक वकीलों को किया निलंबित। काउंसिल ने वकीलों को प्रैक्टिस करने से किया निलंबित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गिरिराज सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज के इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी हां, आज शहीद दिवस है और आज ही के दिन साल 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। भारत मां के इन सपूतों द्वारा किए गए बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शहीद दिवस के मौके पर एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि आजादी के अमर सेनानी वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शत शत नमन। भारत माता के इन पराक्रमी सपूतों के त्याग, संघर्ष और आदर्श की कहानी इस देश को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। जय हिंद। वहीं हम भी मां भारती के इन वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हैं। आज हिंदुस्तान में किसी एक नाम को सुनते ही हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। वो नाम है सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु। उस नाम में वो ताकत है जो आज भी देश के नौजवानों को देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देता है। ऐसे महापुरुषों ने बलिदान दिया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। जो ऐसा भारत उन्होंने चाहा था, वैसा भारत बनाने के लिए हम जितना करें उतना कम है। इतिहास साक्षी है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में भी नौजवानों ने आगे बढ़कर कमान संभाली थी। युवा जोश और हौसले ने आजादी की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी ने 21 मार्च को होली के दिन शाम को अपनी पहली लिस्ट में यूपी समेत 23 राज्यों की 184 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने के एक दिन बाद यानी कि 22 मार्च को कल 4 राज्यों की 36 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की चौथी बैठक के बाद इन 36 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और ओडिशा के लोकसभा सीटों के लिए 36 नामों पर घोषणा हुई और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का रहा, जो ओडिशा के पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले पूरी की सीट पर इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लड़ने की भी खूब चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में पीएम मोदी को एक बार फिर से वाराणसी से ही उतारने का फैसला किया, जिसके बाद इन तमाम अटकलों को विराम लग गया। दूसरी लिस्ट में गिरीश बापट का नाम भी शामिल है, जो महाराष्ट्र के पुणे लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों, ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की और मेघालय की सेलसेल्ला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 1 उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।
तो आज 50 से अधिक नामों पर घोषणा हो सकती है और आज लिस्ट आने की उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की आज एक और लिस्ट आ जाएगी। 11 बजे के आसपास ये चौथी लिस्ट आ सकती है। इसके साथ ही और इसी बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बीजेपी की जो लिस्ट आई है कल, उसमें सबसे बड़ा नाम संबित पात्रा का। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि पिछले 2 साल से नाम चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, खुद जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनकी पूरी में खासकर लगातार जनसभाएं हो रही थी, प्रोग्राम हो रहा था और खुद प्रधानमंत्री कई बार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कई बार उड़ीसा का दौरा कर चुके थे। तो ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि पुलिस से कोई ना कोई प्रधानमंत्री या कोई बड़ा चेहरा जरूर लड़ेगा और हुआ भी वही। उड़ीसा के हैं संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रवादी प्रखर प्रवक्ता हैं, तो उनको मौका मिला है। देखिए, उड़ीसा में 2 और बड़े नाम हैं, जुबिल ओराम और धर्मेंद्र प्रधान, और तीसरा नाम है संबित पात्रा का। और एक जो नवीन पटनायक की जो पार्टी है, उनके जो पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, राइट हैंड रहे हैं जयंत पांडा, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कहेंगे जाहिर सी बात है, विधानसभा के चुनाव के साथ लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी उड़ीसा में है, तो पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो उसकी रणनीति है वो काम करेगी। पार्टी पहले तीसरे स्थान पर हुआ करती थी, अब दूसरे स्थान पर हुआ करती थी। चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लगातार उड़ीसा में पार्टी की लगातार जो महत्व है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए संबित पात्रा को पुलिस से चुनाव लड़ा गया है, क्योंकि संबित पात्रा एक फेस बन चुके हैं टीवी मीडिया डिबेट के कारण। और देखिए, रही बात बीजेपी की लिस्ट की बात किया जाए गिरिराज, तो आज 40 नामों की सूची एनडीए की तरफ से बिहार से आ रही है। देखिए, हो सकता है कि कुछ नाम कम हो, खासकर जेडीयू की बात की जाए तो उनके जेडीयू के लिस्ट में अभी भी मंथन चल रहा है। अभी तक 40 नाम अभी तक पूरे नहीं हुए, 1-2 नाम हेर फेर हो सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी की सूची है, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस सूची में बीजेपी के 17 उम्मीदवार, एलजेपी के 6 उम्मीदवार और जेडीयू के हो सकता है 15 या 17 उम्मीदवारों की सूची आज आ सकती है। एनडीए की बिहार की बात करें तो वहां पर 40 नामों की सूची आएगी। 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि एक और सूची बीजेपी जारी कर सकती है। लोकसभा के जो उम्मीदवार और अन्य राज्यों के, उनको लेकर के क्या जानकारी है? पता होगा कि गिरिराज को कल भी चुनाव समिति की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी, जेटली, सब लोग मौजूद थे। माफी, एक जानकारी मैं आपको दूं कि पार्टी ने 2 बड़े नेता, जो लोकसभा की स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन और विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उनसे चुनाव लड़ने का फिर से अनुरोध किया है। दोनों ने बढ़ती उम्र के कारण चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। सुमित्रा महाजन ने अभी कोई फैसला तो नहीं सुनाया है, लेकिन सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में समय नहीं दे पा रही है, इस कारण वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। देखिए, 2 बड़ी सीटें हैं, इंदौर और विदिशा बात किया जाए और इंदौर की बात की जाए तो दोनों बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। 1989 से जो लोकसभा की स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन, वो वहां से चुनाव जीतते आ रही हैं। और विदिशा जो बीजेपी का गढ़ रहा है, शिवराज सिंह चौहान पहले वहां सांसद हुआ करते थे, और जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सुषमा स्वराज वहां से सांसद बनी है, तो सुषमा स्वराज ने मना कर दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगी। अभी सुमित्रा महाजन के फैसले का इंतजार है, लेकिन पार्टी ने दोनों नेताओं से अनुरोध किया है चुनाव लड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार की लिस्ट आ रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट आज आने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सौरभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन शेष रह गए, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग जल्द ही ये तय कर देगा कि वीवीपैट की कितनी पर्चियों की मतगणना हो, इसके साथ ही ईवीएम के मतों से मिलान किया जाए। तो वहीं भारतीय सांख्यिकी संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर जल्द फैसला लिया जाएगा। आईएसआई ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी है और आयोग के मुताबिक रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग जल्द ही इस दिशा में फैसला करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए भी कहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 25 मार्च को इस पूरे मामले की सुनवाई के बीच अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद अदालत की अनुमति के बाद बदली हुई व्यवस्था को 11 अप्रैल से शुरू हो रहे चुनाव में लागू किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि ईवीएम से किए गए मतदान की पुष्टि वीवीपैट मशीनों से निकली गई पर्ची के आधार पर की जाती है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार करने में लग गए हैं। इसके साथ ही पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने
निकल चुके हैं। आपको बता दें कि अमित शाह 24 मार्च को आगरा कॉलेज मैदान में चुनावी सभा करेंगे। अमित शाह के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। वहीं अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी सांसद हेमा मालिनी के नामांकन के लिए सीएम योगी 25 मार्च को मथुरा का दौरा करेंगे, जिसके बाद बिहारी जी के दर्शन के लिए सीएम वृंदावन जाएंगे और उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव की सुरक्षा के लिए भी तैयारियां हो रही हैं और सुरक्षा को देखते हुए कड़े निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। एनआईए ने जैश ए मोहम्मद और इसके भारत और पाकिस्तान में मौजूद सरगनाओं के खिलाफ एक खुली एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में अजहर मसूद के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और इसके साथ ही मुदस्सिर खान और 6 अन्य आतंकियों के नाम है। ये एफआईआर इसलिए दर्ज कराई गई है ताकि आतंकी संगठनों ने पूरे भारत में जितने भी हमलों के मंसूबे बनाए हैं उनकी जांच की जा सके। खबरों के मुताबिक खुली एफआईआर का मकसद आतंकियों के भूमिगत काडरों, स्लीपर सेल, समर्थकों और उन लोगों को दबोचना है जो देश भर के अलग अलग शहरों में आतंकी संगठन की आर्थिक और हथियार से मदद करते हैं। बता दें कि इससे भविष्य के हमलों को भी रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आतंकी संगठन के खिलाफ मजबूत केस बनाया जा सकेगा। तो एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आतंकियों को अब नहीं छोड़ने वाला है हिंदुस्तान और खुली एफआईआर दर्ज की। केंद्रीय एजेंसियां घाटी में आतंकवादियों और अलगाववादियों पर शिकंजा कसने में पूरी तैयारी कर चुकी हैं। आपको बताएं कि जल्द ही हाफिज सईद की संपत्तियां भी अब जब्त होंगी। जानकारी के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद के करीबियों से जुड़ी 25 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है और जिसके बाद उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, एनआईए और आयकर विभाग ने इन संपत्तियों का डाटा इकट्ठा कर लिया है और जल्द ही घाटी में आतंकी संगठनों और पत्थरबाजों को बढ़ावा देने वालों पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने टेरर फंडिंग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत सईद और उसके मददगारों से जुड़ी 25 संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें जब्त किया जा सकता है। इनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। इसी वजह से और इसी तरह की कार्रवाई अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और आतंकियों के खिलाफ भी की जाएगी। बात करेंगे हमेशा ही विवादों में रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी एक और ट्वीट से फिर विवादों में घिर गए हैं। स्वास्तिक पर एक ट्वीट करने के बाद अरविंद केजरीवाल पर हिंदुओं और हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक के अपमान का आरोप लग रहा है। हालांकि आपने उनका बचाव किया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने एक तस्वीर ट्वीट की और इस तस्वीर में हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक जैसा एक चिन्ह दिख रहा है, जिसके पीछे एक आदमी झाड़ू लेकर दौड़ रहा है। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने लिखा कि मुझे किसी ने यह भेजा है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर केजरीवाल की जमकर खिंचाई हो रही है। केजरीवाल के प्रति लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि सत्ता के लिए केजरीवाल और कितना हिंदू धर्म का अपमान करेंगे। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा ने कहा कि अरविंद जी, आपको मोदी जी से दिक्कत है, आपको बीजेपी से दिक्कत है, आपको हमसे दिक्कत है। आप हमें जो कहना है कह दीजिए, हमें गाली दे दीजिए, लेकिन हिंदू धर्म के चिन्हों को अपमानित ना करें। स्वास्तिक हमारा पवित्र चिन्ह है और हम पूजा करते हैं इसकी। आपको यह भी बताएं कि हिंदू धर्म में शुभ काम से पहले स्वास्तिक निशान बनाकर पूजा की जाती है। मानहानि मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर 3 अप्रैल को आरोप तय होगा। उसी के साथ पूर्व आप नेता योगेंद्र यादव पर भी आरोप तय होगा। आपको बता दें कि मामला कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा की मानहानि शिकायत से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मानहानि की शिकायत दायर कर शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। यह मामला 14 अक्टूबर 2013 का है। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट के एसीएमएम समर विशाल ने केजरीवाल सिसोदिया को अपने वकीलों के साथ पेश होने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद अदालत ने योगेंद्र यादव की अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया था। जिसके बाद अब 3 अप्रैल को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर आरोप तय होंगे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। वहीं अब देश की सुरक्षा के साथ देने वाली कॉर्पोरेट जगत ने भी अपनी पहल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट सर्विसेज ने एक पहल में
मुंबई के एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया और क्या कुछ किया जाए इस पर विचार किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी डी शिवानंदन ने कॉर्पोरेट जगत के साथ चर्चा की। चर्चा में उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में कॉर्पोरेट जगत पहल की है और देश की सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है। हम इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के करीब 200 कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस चर्चा में भाग लेने आए अधिक से अधिक लोगों का कहना है कि अगर कॉर्पोरेट जगत देश की सुरक्षा में सहयोग करे तो आतंकी कभी कुछ नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी आजकल सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है। इसमें बाकी देश के बाकी व्यवसायों की भी पार्टिसिपेशन होती है और इसमें जैसा आपने अभी हाल में देखा जबकि नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा फेज आया था। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो चल रहे हैं उनसे सीखने के लिए हम कॉर्पोरेट के लिए इतना कुछ है। अगर हम उनसे थोड़ा सा भी 2% भी कुछ सीख लें तो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारा बहुत अच्छा होगा। टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, साइबर क्राइम है, ऐसा बड़े बड़े मेन प्रॉब्लम्स इन द कंट्री इज देयर। पंजाब टेररिज्म, JNK टेररिज्म, तमिलनाडु में LTT ऑपरेट करता था, बोडो मिलिटेंसी है, ऐसा अपना कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हम फिजिकल सिक्योरिटी में काफी हम आगे बढ़े हुए हैं। जब ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट्स को पता चल जाती है, हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे पुलिस फोर्स और आर्म फोर्सेस को कैसे हम पास ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने दिल्ली में शुरुआत करी इसकी और 200 लोगों से शुरुआत करके आज हम 2000 दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से आज हम मुंबई से शुरू कर रहे हैं जहां पे हमारे साथ 400 मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ये बात आती है कि नेशनल सिक्योरिटी हो या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, हम सबको जब तक हम एक साथ काम नहीं करेंगे तो मे बी हमें बहुत सारा पछतावा होगा। 2-4 चीज़ों पे जो हम यहाँ पे डिबेट करने वाले हैं। मिलकर के देश के लिए ही काम कर रहे हैं ताकि देश एक अलग स्तर पे जाए और हम मिलकर के अपना ऐसा एक एसोसिएशन बनाएं जो कि हम एक रास्ता दिखाएं हर फील्ड में। इस फील्ड में बहुत ही काम करने की जरूरत है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अशोक शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, ये कार्यक्रम किस तरीके के था, जरा विस्तार से आप बताएं और इसके साथ ही कॉर्पोरेट जगत किस तरीके से सहयोग करेगा सुरक्षा में। जी बिल्कुल सही आपने कहा। ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के तहत एक कल मुंबई में मंथन का आयोजन किया गया था जिसमें जो है सिक्योरिटी क्षेत्र से जुड़ी एनएससी के ऑफिसर, उसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा मुंबई पुलिस के पूर्व डीजीपी डी शिवानंदन के साथ एक मंथन हुआ जिसमें ये कहा गया कि जैसे मुंबई जिस शहर में अगर आतंकी हमले होते हैं, किसी ऑफिस में घुस जाते हैं, मॉल में घुस जाते हैं या कहीं और भी टेरर अटैक होता है तो किस तरीके से कॉर्पोरेट ऑफिस गोल्डन जो वक्त होता है 10-15 मिनट जिसमें पुलिस पहुंचने में समय लगता है, उसमें कैसे अपने एम्प्लॉय को बचाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। क्योंकि करीब 200 इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, उनको बताया गया कि आप अपने ऑफिस में लोगों को बताएं कि टेरर अटैक होता है तो लाइट ऑफ कर दिया जाए, लोगों को जमीन पर लेटने के लिए कहा जाए और अगर आग लगती है तो किस तरीके से शामिल तो पहले कैसे फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऐसा उनको सब लोगों को सलाह दी गई है। और ये कहा गया कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के तहत सिर्फ पुलिस का और सेना और जो भी हमारी फोर्स है उनका ही काम नहीं है देश की सुरक्षा में अगर कॉर्पोरेट लॉबी भी थोड़ा सा अपना हाथ बटाए तो अपना देश बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। हर जगह जो आपका ऑफिस है आप अपने ऑफिस में सीसी कैमरे लगाते हैं, उसी आधार पर 2 सीसी कैमरे बाहर भी लगा सकते हैं जो रोड को कवर करे। तो यानी कि उससे जो है जो पुलिस है वहाँ को, उस राज्य की पुलिस को, उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को आसानी हो जाएगी। बिल्कुल अशोक, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है कॉर्पोरेट जगत द्वारा और किस तरीके से आप सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रख सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। धन्यवाद अशोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे आगे। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 6 महीने के लिए ओला का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। ओला पर परिवहन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है और ओला ऐप पर टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली एक प्रमुख कंपनी है। परिवहन विभाग का कहना है कि कंपनी को उसके आदेश की प्राप्ति के बाद 3 दिन के भीतर अपना लाइसेंस उसके पास जमा कराना होगा। इसके साथ ही उसे तत्काल अपनी टैक्सी बुकिंग सेवा रोकनी होगी। कंपनी ओला का कहना है कि वो कानून का अनुपालन करने वाली कंपनी है और इस पूरे मामले के सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान के लिए सभी विकल्पों पर वो काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों के दौरान 4 अलग अलग मुठभेड़ों में 8 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है। बांदीपुरा के हाजिन में 2, शोपियां में 2, कालांतर में 2 और सोपोर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सोपोर को छोड़कर अगर हम बात करें तो अन्य तमाम स्थानों पर ऑपरेशन पूरा हो गया है और सोपोर में सुरक्षा बलों को एक और आतंकी छिपे होने की आशंका है। मुठभेड़ स्थल से नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। 25 से 30 घरों की तलाशी का काम फिलहाल जारी है। तो 25 से 30 आतंकवादियों को अभी भी बताया जा रहा है कि 25 से 30 घरों को, माफ कीजिएगा, जहां पर छुपे होने की कोई आशंका है। और इसके चलते अगर बात की जाए तो सोपोर में ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन बात अगर करें हम हाजिन, कालांतर और शोपियां की, तो ये वो जगह है जहां पर 2-2 आतंकवादियों को मारकर ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि एक आतंकी शायद छिपा हो सकता है। बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है सुरक्षा बलों के। अलगाववादियों पर मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मोदी सरकार ने अलगाववादियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है और अलगाववादी आतंकी यासीन मलिक के संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को आतंक विरोधी कानून के तहत बैन कर दिया है। आपको बता दें कि अलगाववादी नेता JKLF के प्रमुख यासीन मलिक आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता रहा है और केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने JKLF फ्रंट को अधिनियम 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया है। ये कार्रवाई सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत की गई है। वहीं ईडी ने अलगाववादियों की फंडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए यासीन मलिक के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। 28 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने जमात इस्लामी JNK को भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया था। उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि जमात इस्लामी JNK जमात इस्लामी हिंद से बिल्कुल पृथक संगठन है। 1953 से इसका अलग संविधान है और कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात इस्लामी JNK के द्वारा ही एक प्रकार से खड़ा किया गया और हर प्रकार की सहायता हिजबुल मुजाहिदीन को इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती रही है, जैसे रिक्रूट्स, फंडिंग, शेल्टर, लॉजिस्टिक्स इत्यादि। चलिए, तो बड़ी कार्रवाई JKLF पर की गई है और इसके साथ तमाम अलगाववादियों पर भी इस तरह की कार्रवाई आगे जारी रहेगी। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।